मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 12th क्लास हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा 3rd लेसन जो चल रहा है बेटा, नियोजित विकास की राजनीति, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो तीसरी जो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि हमने जो है पंचवर्षीय योजना के थ्रू जो है प्लानिंग करनी स्टार्ट की थी, जिसको हमने सोवियत रूस से लिया था प्लानिंग करने के तरीके को। तो पंचवर्षीय योजना, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जिसके अंदर 5 ईयर प्लान्स, जिसमें 5 साल का समय जो है किसी भी योजना को पूरा करने के लिए लिया जाएगा। तो हर जो पंचवर्षीय योजना है बेटा, उसमें अलग अलग टारगेट रखे गए थे। जैसे फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को टारगेट रखा गया कि कृषि प्रधान देश है भारत, तो इसलिए जो है कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रोग्रेस या उन्नति की जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद सेकंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने विशेष रूप से जो है उद्योगों पर ध्यान दिया। ठीक है, ताकि जो है उद्योगों, कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी अगर विकास होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा थोड़ा तेज़ी से विकास हो पाएगा। लेकिन जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद्य संकट जो हमारा पैदा हो गया था कृषि क्षेत्र में, उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने जो है कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया। जो तीसरी हमारी योजना अवधि है, तीसरी जो हमारा जो समय है पंचवर्षीय योजना का बेटा, वो आप अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, 1961 से लेकर के 66 के बीच में जो है हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय मानते हैं अपना। ठीक है, तो उस तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट क्या रखा गया, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखा गया कृषि क्षेत्र में देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि देश के अंदर जो है खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था 1960 के दशक में, और तब जो है देश के को विदेशों से भी भारत को अनाज आयात करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे देश के हमारी जो विदेशी मुद्रा में जो है हमको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा था, जो हमारे लिए एक नेगेटिव रहा कुल मिलाकर के। तो जब 1961 है, उसमें जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है तो उस पंचवर्षीय योजना में जो है सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो खाद्य संकट पैदा हुआ था उसको तकनीकी तरीके से, उस खाद्य संकट को तकनीकी तरीके से कैसे उससे जो है निपटा जाए, इसके लिए कोशिश की। और इसके लिए जो है टेक्नोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एडवांस तरीके से हम कृषि को, एग्रीकल्चर को क्या करें जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर फील्ड जो है जो अच्छा हो जाए और वहाँ पर हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकें। तो नई कृषि युक्ति यानी कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के नाम से हम इसको जानते हैं। इस प्रयास से जो है कृषि क्षेत्र के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई, और जिसे हम तेज़ी से वृद्धि होने के कारण ही इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर अब बेटा हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का जो है फादर ऑफ द इंडियन लेवल पे, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पे अगर हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, इंडिया का फादर कौन है, तो उसमें हम MS स्वामीनाथन का नाम लिखेंगे। कई बार 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन अर्नेस्ट है, जो वर्ल्ड लेवल पे हम जिसको जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इंडियन लेवल पर जो कहते हैं MS स्वामीनाथन को। ठीक है, और आपकी बुक में देखो बेटा MP सिंह भी दे रखा है, तो वो मुख्य न्यायक के रूप में है कि उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में, लेकिन जो मेन आइडिया था वो MS स्वामीनाथन का ही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है। भारत में जो है खेती में उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यही है कि पूंजी की मात्रा को क्या किया जाए, बढ़ा करके उत्पादन तकनीक में परिवर्तित किया जाए। इस उद्देश्य हेतु भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने खाद्य नीति समिति का एक गठन किया, और समिति को ने जो सुझाव दिए सरकार ने उन्हें तुरंत मान लिया। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। अब नाउ द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, हरित क्रांति को यदि कृषि का आधुनिकीकरण कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि कोई इसमें जो है बड़ा चढ़ा करके कहने वाली बात नहीं है अगर हम इसको जो है कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण कहते हैं तो। क्योंकि जब जो है हमने अपनी पंचवर्षीय योजना में बेटा कृषि के क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई थी, वो हमारी सफल नहीं हो पाई थी। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भी सहायता दी गई, और उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई। अब इस नीति को छोड़कर
करके सरकार ने अब क्या बनाया, सरकार ने अब उन क्षेत्रों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय लिया बेटा जहाँ पर ऑलरेडी जो है सिंचाई की सुविधा थी और पहले से ही वहाँ पर जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, प्लस वहाँ के किसान क्या थे, समृद्ध किसान थे, वो पहले से ही जो है प्रॉस्पेरस थे, एकदम से उनकी अच्छी स्थिति थी। ठीक है, तो जो ये हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन था, स्पेशली जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो है ये सबसे ज़्यादा कारगर रहा। नई कृषि रणनीति में यह तर्क दिया गया कि जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़, जैसे आप बच्चों को शायद याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर जो है उत्पादन के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में भी जो है हम पहले से उन्नत है उनका अगर ज़्यादा तेज़ी से विकास करेंगे तो देश का ज़्यादा तीव्र गति से विकास होगा। ठीक है, तो देश का तीव्र विकास करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पहले से ही उन्नत हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हैं, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि तेज़ी से जो है प्रोग्रेस प्राप्त की जा सके। तो सरकार ने जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा वाले जो हैं बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है बेटा। ये वाली सरकार ने जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, वो बीज और उर्वरक, ठीक है, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, कीटनाशक, ये सब चीज़ें और बेहतर इरिगेशन की सुविधा जो है उसके लिए सरकार ने अनुदानित मूल्य क्या होता है बेटा, उस पर जो है सब्सिडी पर उनको देना, कि उनको जो है कम मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। तो सरकार ने इस बात का विश्वास दिलाया कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। इसी सारे घटना चक्र को हम हरित क्रांति की संज्ञा देते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है प्लस में ये भी कहा कि आप ये सब फसलें उगाइए और गवर्नमेंट अपने आप जो है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद से जो है सारी आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा उपज होगी, अधिशेष जो कुछ भी होगा आपके पास, वो जो है गवर्नमेंट खुद से खरीद लेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी हरित क्रांति में कि किसानों ने जो है, जो पहले किसान क्या होता था कि कुछ जो उनके पास जो एक्स्ट्रा फसल, जो एक्स्ट्रा अनाज उनके पास बच जाता था, उसको सेल करने के उनके पास बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब जो है सरकार ने ये कह दिया था कि भाई सरकार ही ले लेगी। अब हरित क्रांति की विशेषताएं कौन कौन सी है, फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार के हमने ये कहा कि कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, देखो जितनी लैंड है वो तो उतनी ही रहेगी, उसको हम खींच करके बड़ी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि हम उसको जो है लैंड को कृषि योग्य कैसे उसको बनाए। ठीक है, तो उस कृषि योग्य उसको भूमि को बनाने का प्रयास किया जाए और इस तरीके से जो है ये कोशिश की जाए कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो हम बढ़ी हुई जनसंख्या को पूर्ति जो है, जो हमारे पास लिमिटेड लैंड रिसोर्स है, हम उसके माध्यम से पूरा कर सकें। तो ये सबसे पहले इसकी विशेषता है कि हमने हरित क्रांति में ये कोशिश की कि जो कृषि भूमि है उसके संख्यात्मक विस्तार और विकास में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। सेकंड हमारा है द्विपैदावार का उद्देश्य है एम ऑफ डबल क्रॉपिंग। ये कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखो लैंड तो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस लिमिटेड लैंड पर ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टी क्रॉप सिस्टम के माध्यम से, यानी कि बहुविध फसल प्रणाली के माध्यम से, ड्यूअल जो हमारा डबल क्रॉपिंग सिस्टम है उसके माध्यम से हम जो हमारे पास लिमिटेड लैंड है उस पर हम ज़्यादा फसलें पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिवर्ष एक फसल मौसम के स्थान पर 2 फसल मौसम जो है पैदा की जाए। एक मौसम कौन सा है, एक मौसम प्रतिवर्ष जो है इस व्यवहार पर आधारित था कि प्रतिवर्ष एक ही मौसमी वर्षा होती है, यह सत्य था, इसलिए अब प्रतिवर्ष 2 वर्षा का होना आवश्यक था। अतः एक प्राकृतिक वर्षा होगी और दूसरी कृत्रिम वर्षा होगी। तो प्राकृतिक वर्षा से मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि जो हमारे न्यू रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन, नए हम सिंचाई के संसाधन डेवलप करेंगे, विशाल संसाधन हम डेवलप करेंगे और जो है उसके माध्यम से हम कृषि अपने बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या किया गया कि पहले जो वर्षा द्वारा उपलब्ध पानी को बड़ी मात्रा में बहने दिया जाता था, अब उसे क्या किया गया बेटे, उसको बांध बना करके और जो है सिंचाई की साधारण तकनीकों को भी अपनाया गया और बांध बना करके उस जो वेस्ट पानी होता रहता था उसको भी रोका गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा
उन्नत बीजों का उपयोग यानी कि यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। तो गुड क्वालिटी सीड्स कैसे रहेंगे हमारे, कि जो हमारे पास जो है अच्छे से अच्छे हम बीज की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमारे यहाँ पर अच्छे बीज होंगे तो निश्चित रूप से अच्छी फसल पैदा होगी। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है बहुत अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, और बेसिकली ये कहा जाता है बेटे कि गेहूं के बीज को जो है वो यूएस मैक्सिको से मंगाया गया था, और चावल के जो बीज थे वो फिलीपींस से मंगाए गए थे। और उसके बाद जो है इन बीजों पर पूरी तरह से रिसर्च करके, किसके द्वारा रिसर्च की गई थी, रिसर्च की गई थी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इनके द्वारा रिसर्च करके और फिर जो है अच्छे किस्म के बीजों का, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा और मक्के है, इन सब के उच्च किस्म के बीजों का जो है इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने बनाया, खोजा, जिससे कि हरित क्रांति को बल मिला, प्रोत्साहन मिला। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा है, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। के सिंचाई की सुविधाएं जो पहले थी अब उनको पहले से ज़्यादा अच्छा बनाया गया, ठीक है, एक्सपेंड किया गया, उनको बढ़ाया गया। जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी हमारी, कि हमने जो है उसके अंदर नए नए तरीके के जो है वर्षा का पानी जो पहले बेकार हो जाता था बेटा, उससे इकट्ठा करके और छोटे छोटे पॉन्ड्स तैयार किए, ठीक है, मानव निर्मित पॉन्ड उनको कहते हैं, वो तैयार किए। और इसके अलावा जो है डैम्स का निर्माण किया, और इरिगेशन का जो अन्य कंट्रीज़ में जो है किस तरीके से भाई कम पानी से भी अच्छे से इरिगेशन किया जा सकता है, उन टेक्निक्स को हमने सीखने की कोशिश की। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें जो है इन सब के लिए काम किया गया, और उस काम में जो है सफलता प्राप्त हुई, और तभी जा कर के जो है हमारी ये सिस्टम जो हमारा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये फुलफिल हो पाया। नेक्स्ट देखो बेटा, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स यानी कि रासायनिक खादों का प्रयोग। पहले क्या करते थे हम, केवल जो है ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग ही करते थे। तो ऑर्गेनिक खादें नो डाउट अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, मानव के जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगर हमको जो है जो गोबर की खाद है, अगर हम केवल उसी का प्रयोग करते रहेंगे तो वो पर्याप्त मात्रा में हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन उससे उतना नहीं बढ़ता है। अगर मान लीजिए जो सीड्स हैं, जो हमारे जो क्रॉप हैं, अगर मान लो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है और भी मुश्किल हो जाता है उनको बचा पाना। लेकिन रासायनिक खादों के प्रयोग से, और जो नई तरीके की जो पेस्टिसाइड्स दवाएं आ रही थी, कीटनाशक सारे थे, तो उनसे जो है बहुत ज़्यादा फसलों को बचा पाने में, और नए उनको जो है और अधिक मात्रा में फसलें उनसे हमें जो है प्राप्त हुई। ये एक बहुत अच्छा इसमें जो है एक गुड स्टेप था। उसके बाद देखो कृषि का मशीनीकरण, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर। देखो पहले से सारा काम कैसे होता था, पहले तो जो है सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी काम था वो बहुत ही जो है पुराने तरीके से, यानी कि पुरानी जो है किसी भी तरीके का पुराने तरीके के हल, इन सब चीज़ों से काम होता था। पानी के लिए कुएं से रहट का प्रयोग किया जाता था। परंतु बाद में जो है यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो है नई नई मशीन साइज, जैसे जो है उसमें हम बात कर सकते हैं थ्रेशर की, ट्रैक्टर की, हार्वेस्टिंग मशीन की, और छोटी बड़ी जो है विद्युत शक्ति की आपूर्ति ठीक ठाक रखी गई, जिससे कि जो है ये सब मशीनें ठीक तरीके से प्रयोग करके किसान अधिकतम उपज को प्राप्त कर सके। तो इसको जो है कृषि का मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं इसको, कि इसमें एग्रीकल्चर में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आया, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये वास्तव में जो है कृषि का आधुनिकीकरण हुआ था, ऐसा हम इसको मानते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा जो है हरित क्रांति के परिणाम क्या हुए। इस हरित क्रांति के, यानी कि जो हमने इतने प्रयास किए, जो इतना जो है टेक्नोलॉजी पर, इरिगेशन पर, और हर तरीके से जो है हमने हर फील्ड में अच्छा करने की कोशिश की, तो उसके क्या लाभ हुए, ये बात जो है इसमें परिणाम के रूप में देखिए। देखो सबसे पहला हरित क्रांति की सांख्यिकी परिणाम, यानी कि हम स्टैटिकली अगर हम देखते हैं तो स्टैटिस्टिकल क्या क्या इसमें रिजल्ट्स रहे। पहला देखो, हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप भारत को विश्व में अधिक कृषि उत्पाद पैदा करने वाला देश घोषित किया गया। ये बहुत अच्छी बात थी। वर्ष 1978 to 79 में भारत में 1 अरब 31 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ जो है उत्पादन था। फलस्वरूप भारत अब क्या करने लगा था, आयात के बजाय एक निर्यातक देश के रूप में जाना जाने लगा था। आयात का मतलब होता है मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है भेजना, बेचना। कोई चीज़ अगर हम बेचते हैं, दूसरे देशों को भेज रहे हैं,
यानी कि दूसरे देश को कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो हम उसको निर्यात कहते हैं। अब समझ गए, एक्सपोर्ट करना। और अगर हम उस चीज़ को अपने देश में मंगा रहे हैं, ठीक है, हम ख़रीद रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं आयात करना, यानी कि इम्पोर्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब भारत कृषि के क्षेत्र में जो है एक एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन गया था, इम्पोर्ट करने की बजाय। सेकंड देखो, भूमि का प्रति हेक्टेयर उत्पाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था बेटा? 30% बढ़ गया था। 1947 की अगर हम तुलना करते हैं, 1947 से अगर तुलना करो तो वह 30% बढ़ चुका था। हरित क्रांति के फलस्वरूप अब नए किस्म के बीज थे हमारे पास, HYV। HYV मीन्स क्या है? हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि उच्च उत्पादकता बीज, हाई यील्ड वैरायटीज़। ठीक है, इस किस्म के बीज हमारे पास थे, जिससे कि गेहूँ चावल में जो है बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रिशिएबल तरीके से जो है हमने उत्पादन प्राप्त किया। जो पहले 7% था बेटा, अब वो 22% जा कर के हो गया था। अब ये तो हो गए हमारे स्टैटिकली। अब उसके बाद सेकंड देखो, आर्थिक परिणाम हमारे इकोनॉमिक रिजल्ट्स क्या रहते हैं। नो डाउट इकोनॉमिक रिजल्ट्स भी अच्छे ही रहेंगे जब इतना अच्छा उत्पादन हुआ है। तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो देश के अंदर टोटल जो हमारा जो हमने प्रोडक्शन किया उसके अंदर। ठीक है, खैर देखो, हरित क्रांति से जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, रोजगार उत्पन्न हुआ और ग्रामवासियों के जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ। गुणात्मक मतलब क्या है यहाँ पर? कि उनका जो वे ऑफ, जो स्टेटस ऑफ उनका लाइफ था विलेजर्स का, वो जो है अच्छे तरीके से जो है उसमें गुणात्मक तरीके से उसमें परिवर्तन हुआ, यानी कि 2 गुना से 4 गुना इस तरीके से उनमें परिवर्तन हुआ पहले से ज़्यादा। भारत की साख विश्व बैंक एवं अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की नज़रों में बढ़ी। भारत की साख का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर साख का मतलब है इम्पोर्टेंस। भारत की इम्पोर्टेंस जो है अब विश्व बैंक एवं अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की नज़रों में बढ़ी, क्योंकि भारत ने कर्ज को समय पर चुका दिया था। उसके बाद कनाडा जैसे देश ने जो है भारतीय हरित क्रांति से प्रभावित होकर के अपने यहाँ हरित क्रांति का प्रयोग करने के लिए हरियाणा और पंजाब से कुछ अनुभवी किसानों को भी आमंत्रित किया और भारतीय किसानों ने विदेशी मुद्रा बढ़ाने में सहयोग दिया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि विदेशी मुद्रा को बढ़ाने में भी भारत ने सहयोग दिया। ठीक है, भारत ने नहीं, सॉरी, किसानों ने सहयोग दिया। उसके बाद थर्ड देखो, सामाजिक परिणाम यानी कि सोशोलॉजिकल रिजल्ट्स क्या रहते हैं। निर्यात करने वाला देश बन गया था इंडिया अब जो है, इसलिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी अब उसकी जो पहले से उसका सम्मान था वो अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा जो थी अब वो पहले से ज़्यादा थी। हरित क्रांति ने श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उसके दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सशक्त राजनीतिक दल बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। लोगों को ये लगा कि है जो हरित क्रांति आई है उसमें मेन रोल किसका है? उसमें मेन रोल जो है इंदिरा गांधी एंड पार्टी का है, यानी कि कांग्रेस का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन रोल है, क्योंकि उस समय जो रूलिंग पार्टी थी उस समय रूलिंग पार्टी यही थी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम क्या हुए, ये भी हमें पता होने चाहिए बेटा, क्योंकि जो है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स काफ़ी हुए। ठीक है, देखो हरित क्रांति, सबसे पहला हरित क्रांति से किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर जो है मुखर हो उठा था कि अब जो किसान थे और जो मेन जो भूस्वामी थे, यानी कि जो जिनकी भूमि होती थी वो लोग और जो कृषि करने वाले थे वो लोग, उनके बीच में अब काफ़ी डिफरेंस आ गया था। ठीक है, हरित क्रांति से किसानों और कृषि मजदूरों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि बेटा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई थी, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब चीज़ें आ गई थी। तो कृषि के क्षेत्र में ये कहना कि वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी थी, वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट रहा कि कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, हरित क्रांति से कुछ राज्यों को अधिक आर्थिक लाभ पहुँचा, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई। कि जैसे ये बार बार कहा जाता है कि हरित क्रांति का विशेष रूप से लाभ जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही हुआ था। वे जो हमारे इंडिया के और अदर स्टेट्स थे वहाँ पर ये कोई ख़ास तरीके से कारगर नहीं हो पाए थे। ये जो हमारे हरित क्रांति के जो हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमारा एजेंडा था, वो पूरे हमारे इंडिया पर सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इससे जो क्षेत्रीय असंतुलन था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
फोर्थ देखो, इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए कांग्रेसों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति पैदा हुई और कुछ पिछड़े प्रदेशों में नक्सलवाद भी पनपा। क्योंकि देखो बेटा, किसानों को जो है, वामपंथी कौन होते हैं? वामपंथी वो होते हैं जो मजदूरों और किसानों के साथ होते हैं। वो लोग होते हैं राजनीतिक रूप से वो संगठित दल होते हैं जो मज़दूरों और किसानों के भले के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं उनको ऐसा लगा कि ये जो क्रांति आई है ये विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पर पहले से ही फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर पहले से ही अच्छे इरिगेशन के साधन हैं, यानी कि जो लोग पहले से ही डेवलप हैं उन्हीं को डेवलप करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया है। तो इस बात को जो है नेगेटिव तरीके से उन्होंने समझा और लोगों के बीच में जो है छोटे किसानों और निर्धन जो परिवार थे उनके बीच में इसका जो है गलत तरीके से प्रचार किया वामपंथियों ने। और जो है कुछ जो हमारे इलाके थे, जैसे जहाँ जो बिहार है वो इस तरीके का, ठीक है, पहले बिहार ही होता था, बाद में बनाए ही ये अलग अलग। तो बिहार जो है ये झारखंड और तो बाद में बना है, ठीक है, पहले बिहार ही होता था। तो इस तरीके से बिहार और ये छत्तीसगढ़, ये बहुत सारे जो हैं इस तरीके के पहले से स्टेट थे जहाँ पर अब किसानों की हालत पहले से भी बदतर दिखने लगी थी। एक्चुअली बदतर तो पहले से ही थी बेटा, लेकिन इस क्रांति के आने के बाद जो है अब बदतर और दिखने लगी थी। तो इसलिए जो है वहाँ पर अब नक्सलवाद अपनाने लगा था, यानी कि किसान जो है वो उग्र रूप धारण करने लगे थे। वो जो है धीरे धीरे जो बड़े किसान ज़मींदार ये लोग थे उनके खिलाफ जो है वो संगठित होकर के और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने लगे थे, ठीक है। ये होता है नक्सलवाद। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है, नक्सलवाद जो है एक तरीके का जो है एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक, जिसमें जो किसान होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो बड़े भूमि जो ज़मींदार वगैरह होते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो ये इस तरीके का एक जो सिस्टम होता था। लेकिन बाद में अभी धीरे धीरे करके जो है ये नक्सलवादी धीरे धीरे करके जो एक तरीके से डाकुओं का रूप इन्होंने ले लिया और ये हर किसी के साथ लूटपाट करने लगे, सरकारी ऑफिसर्स को मारने लगे हैं। तो इस तरीके से नक्सलवाद आज के समय में जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ इस तरफ जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे देश में फैला हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हरित क्रांति भारत को स्थायी रूप से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं बना पाई, यानी कि स्थायी रूप से कि देखो ये परमानेंटली जो है ये पॉसिबल नहीं हुआ कि हम हमेशा के लिए कैपेबल हो गए, ठीक है। हमें जो है टाइम टू टाइम बार बार जो है इस तरीके से कोई मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई है या कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से हम खाद्यान्न में हमको टाइम टू टाइम दूसरे कंट्रीज से सामान मंगाना ही पड़ता रहा है, ठीक है, आयात करना पड़ा है। इसमें बुक में एग्जांपल दे रखा है 79 का, 87 का, 98 का, तो 1998 का 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा। आज भी कालाहांडी जैसे स्थानों पर, ये उड़ीसा में है बेटा, कालाहांडी जैसे स्थानों पर अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है और जहां भूखमरी के कारण मौतों की खबरें निरंतर मिलती रहती हैं। बिकॉज देयर इज़ नो फर्टाइल लैंड, वहाँ पर जो है कोई रिसोर्सेज नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, किसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा वहाँ पे इनफैक्ट। तो इसलिए जो है ये कालाहांडी इनफैक्ट जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा गरीब जो स्थान बताया जाता है और ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ के साथ कंपेयर कर रहे हैं हरित क्रांति को, तो यहाँ पर तो फिर और भी ज़्यादा ये नेगेटिव लगेगा इस तरीके से कि भाई हरित क्रांति केवल कुछ ही स्थान पर आई, इस पॉइंट को ऐसे जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने हरित क्रांति पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति नो डाउट जो है इसके पक्ष विपक्ष दोनों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति नो डाउट एक अच्छा जो है प्रयास रहा गवर्नमेंट की तरफ से। परंतु अगर ये पूरी इंडिया में अगर इक्वल तरीके से जो है अगर ये फैलता, ये स्प्रेड होता ये ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इट मे बी जो है ज़्यादा, इट मे बी गुड फॉर आवर कंट्री। बट ये जो है कुछ ही स्थानों पर इसका प्रभाव देखने को मिला, तो ये जो है इसी वजह से हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। भारतीय सरकार जो है दूसरी हरित क्रांति का भी आह्वान कर रही है, परंतु यह दूसरी जो क्रांति है वो खाद्यान्न के क्षेत्र में न होकर के बेटा अलग अलग क्षेत्र हैं जो फल फूल तिलहन यानी कि जिनसे ऐसी फसलें जिनसे तेल बनाया जाता है, तेल निकाला जाता है, और औषधीय पौधों के क्षेत्रों में भी होगी। तो ये सरकार का प्रयास है। इसके लिए नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति तो आपने पढ़ ही लिया। इस तरीके से श्वेत क्रांति जो दूध के क्षेत्र में है, तो अलग अलग प्रकार की क्रांति ला करके और अलग अलग बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार कोशिश कर रही है कि जो अच्छा प्रयास किया जाए और देश को उन्नत बनाया जा सके हर क्षेत्र में।
तो ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली 12th क्लास, ये आगे फ्यूचर में भी आपके काम आएगा ये टॉपिक। तो आप इसको अच्छे से सुने, अच्छे से एंजॉय करें, पढ़ते रहें। याद करने के लिए आप अपनी बुक की हेल्प लीजिए और समझने के लिए वीडियो की हेल्प लीजिए। ओके, टेक केयर, और घर में रहिए, खुश रहिए और बेटा पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।